चलो बच्चे स्टार्ट करें। यस सर। चलो कल हमने फर्टिलाइजेशन देख रहे थे ना, एक टॉपिक था हमारा फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन, है ना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब वॉइस क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक। तो देखो फर्टिलाइजेशन का एक और नाम होता है, इसका नाम सिनगैमी भी बोलते हैं उसको, है ना। यस। एनसीईआरटी में सिनगैमी वर्ड कहाँ पे यूज कर रखा है बता सकते हो? चलो मैं हिंट दे देता हूँ, चैप्टर 1 में ढूंढना, दिख जाए तो। देखो ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो स्पर्म आएगा है ना, और ओवम का क्या हो जाएगा, फ्यूजन। ठीक है, तो देखो ठीक है, बेसिकली गलत, ठीक समझो। है ना, ये वाला रीजन क्या है, एम्प्यूला रीजन है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से क्या आता है, स्पर्म्स आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है हमारा ओवम, है ना। ये ठीक है, ओवम की लाइफ कितनी होती है, 24 आवर की, तकरीबन 1 डे की, है ना। और स्पर्म को यहाँ से यहाँ कितना टाइम लग जाता है, तकरीबन 72 आवर्स, 72 आवर्स तकरीबन तकरीबन। ठीक है, तो जब स्पर्म यहाँ और ओवम यहाँ पर फ्यूज कर जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, क्या ये ओवम है या यहाँ पर सेकेंडरी oocyte था? सेकेंडरी oocyte। क्या ओवम बन गया था बच्चा या सेकेंडरी? ठीक है, सेकेंडरी oocyte था, है ना। अच्छा कल मैंने एक बात लिखाई थी कि वाई ऑल कॉपुलेशन, एक क्वेश्चन कराया था, वाई ऑल कॉपुलेशन डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। यस। बताओ आंसर, कल बताया था, बताओ। स्पर्म और ओवम का वो ट्रांसपोर्टेशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या था, ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर, if only fertilization only occur if the sperms and ovum, if the sperms and ovum are transported simultaneously, है ना। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है। ठीक है, देखो ऐसे रियलिटी में तो ये गलत है, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है तो हम क्या मानेंगे, एनसीईआरटी को बात सही मानेंगे। ठीक है, यानी सारे पॉपुलेशन सारे सेक्स की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्पर्म और ओवम को क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक साथ इस जगह पे होना चाहिए, एम्पुलरी रीजन में, है ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो स्पर्म से बच्चा वो मिलियंस में है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ओवम, मान लो ये दिस इज ओवम, है ना, तो एक ही स्पर्म क्या फ्यूज करेगा, बहुत सारे स्पर्म आ सकते हैं ना। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही स्पर्म और एक ही ओवम फ्यूज करके क्या बनाते हैं, हमारे जाइगोट बनाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक से ज्यादा स्पर्म अगर फ्यूज कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीस्पर्मी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पॉली मेनी, है ना, है ना। तो बच्चा एक बात बताओ, क्या हम पॉलीस्पर्मी को बॉडी रोकना चाहेगी ना, इसको स्टॉप करना है या नहीं करना है? यस सर। ठीक है, तो कैसे करेंगे अगले पेज में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज रिलीज हुई थी उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, है ना। ओवम से जो रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बताओ क्या सबसे अंदर सेल होता है सेकेंडरी oocyte, इसको और अच्छे से डिटेल यस सर। तो एक मैं लार्ज सा सेल बना दूं, देखो ये सेकेंडरी oocyte है ना। अच्छा सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर लेयर होती है ना बच्चा, एक जोना पेलुसिडा। जोना पेलिसिडा, है ना, वेरी गुड, जोना पेलिसिडा। अच्छा जोना पेलिसिडा के बाहर क्या होता है बच्चा, एक और लेयर होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो मैं यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स बना, या कोरोना रेडियाटा बताया था ना, स्पेशल नाम दे दिया था हमने, कोरोना रेडियाटा।
एनसीईआरटी है सबके पास? यस यस सर। पेज नंबर आप ओपन करो 51 3.10। ठीक है 3.10। क्या आपको एक डायग्राम दिख रहा है? ओवम लिखा हुआ है एनसीईआरटी, एक्चुअली में वो किसका डायग्राम है? सेकेंडरी है ना। तो वो डायग्राम को देखो, दिस वन इज ओवम, है ना, ये हमारा ओवम या सेकेंडरी oocyte। अब इसको ओवम ना बोल के हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा, है ना। जी सर। दिस वन इज जोना पेलुसिडा। है ना। ठीक है, देखो, अच्छा ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी विटेलाइन स्पेस एनसीईआरटी में बोल रहे हैं ना। यस सर। ठीक है, पेरी विटेलाइन स्पेस, है ना। और ये जो oocyte का ये जो लेयर है ना, ये oocyte की जो आउटरमोस्ट लेयर है इसको विटेलाइन लेयर बोलेंगे, इसलिए इस स्पेस का क्या नाम दिया? पेरी विटेलाइन स्पेस। अब देखो, समझो समझो चीजों को। हमारा स्पर्म मान लो, चलो ये रहा, जैसे ही एक स्पर्म आएगा हमारा, है ना, ये रहा स्पर्म, कोई दिक्कत? समझो, जैसे ही एक स्पर्म आता है ना, यहाँ पर टच करता है, अंदर एंटर करता है, तो ये oocyte क्या करता है? मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में फंसा हुआ था या नहीं? मेटाफेज 2 में बच्चा, क्या सेकेंडरी oocyte को मियोसिस 2 कंप्लीट करना था? पिछले क्लासेस में हमने oogenesis में देखा था, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता है। एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है जब मियोसिस 1 होता है, और ये सेकेंडरी मियोसिस 2 बाकी होता है। पोलर बॉडी जो होती है वो डीजेनरेट हो जाती है। याद आ रहा है या अच्छे से याद दिलाऊं? यस सर। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगी? एक चीज बनेगी जिसको क्या नाम देंगे? ओवम, है ना। और एक और छोटी सी चीज बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? पोलर बॉडी, है ना, सेकंड पोलर बॉडी, है ना। तो यहाँ पे देखो, एक छोटा सा सेल, जैसे ही स्पर्म टच होगा तो एक छोटा सा सेल बनेगा, है ना, जिसके पास साइटोप्लाज्म की बहुत कमी होगी। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पोलर बॉडी। यस सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो एक आपका लार्ज सेल बना, इसी को हम क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे, है ना। इसी को क्या बोलेंगे? ओवम। ठीक है, अब देखो पॉलीस्पर्मी कैसे रुकता है। अब देखो पॉलीस्पर्मी, मैंने बोला था ना पॉलीस्पर्मी, ठीक है, ये दो मेथड से रुकते हैं। एक को बोलते हैं फास्ट ब्लॉक मेथड, है ना, फास्ट ब्लॉक, और एक को बोलते हैं स्लो ब्लॉक। कोई बता सकता है क्या होती है ये सारी चीजें, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक? नो सर। देखो समझो बच्चा, बेसिकली फास्ट ब्लॉक में एग्जैक्टली सही चीजें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी समझ में आ जाए उतना बता देता हूँ। ठीक है, देखो फास्ट ब्लॉक में क्या है, ये जो आपका जोना पेलुसिडा की लेयर है, आपको जोना पेलुसिडा की लेयर दिख रही है क्या? यस सर। ऐसी एक स्पर्म एंट्री मारेगा ना, एक स्पर्म जैसे ही एंटर करेगा तो ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो हार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हार्ड, और काफी ज्यादा थिक हो जाएगी, है ना। तो इसके वजह से दूसरे स्पर्म जो है ना वो एंट्री नहीं ले पाएंगे, इसकी वजह से दूसरे स्पर्म एंट्री नहीं ले पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पहला वाला स्पर्म है बच्चा, इसको एंट्री में किसने मदद किया होगा? एंट्री में किसने मदद किया होगा, जल्दी से बताओ। क्या बताया था? एक्रोसोम। एक्रोसोम बच्चा, स्पर्म में क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे स्पर्म लाइसिन, है ना, बताया था। यस सर। वो उसको क्या करेंगे? वो डिसॉल्व करेंगे कोरोना रेडिएटा को, लेयर को, यानी जो पहला स्पर्म है उसने क्या किया? एक्रोसोम जैसे ही यहाँ पर आया, है ना, उसने केमिकल रिलीज किया होगा, वो क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा को लेयर को क्रॉस करता हुआ जोना पेलुसिडा की लेयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ अंदर एंटर करेगा। जैसे ही जोना पेलुसिडा की लेयर को आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? सेकंड मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा और दो सेल बनेंगे। एक सेल का नाम क्या है? सेकेंडरी पोलर बॉडी, और एक सेल का नाम क्या है? ओवम, है ना। तो एक न्यूक्लियस क्या आ जाएगा? मेल का न्यूक्लियस, ये इसको नाम देंगे मेल प्रो न्यूक्लियस। क्या नाम देंगे? मेल प्रो न्यूक्लियस, है ना। और देखो एक जो है, एक ओवम किसका होगा? एक न्यूक्लियस
फीमेल का, तो इसको क्या बोलेंगे, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, है ना। और ये जो छोटा सा सेल है आपको, ये जो छोटा सा सेल है इसका क्या होगा बता सकते हो? डिजेनरेट। ये छोटा सा सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म ही नहीं है। तो देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो चीजें समझो, यहाँ से स्पर्म आया है ना, ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंचा, और एम्प्यूलर रीजन में अगर उसको ओवम दिख गया तो वो आगे की चीजें काम करेगा, है ना। एम्प्यूलर रीजन में उसको जैसे ही क्या दिखेगा ओवम, तो क्या करेंगे, बहुत सारे स्पर्म में स्पर्म क्या करेगा, कोरोना रेडियाटा को लेयर को क्रॉस करता हुआ एक्रोसोम की मदद से जोना पेलिसिडा के लेयर को क्रॉस करेगा, और जैसे ये चीज होगी तो मियोसिस टू कंप्लीट होगा और हमारा ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। सेकंड पोलर बॉडी विल डीजेनरेट, और ओवम, ये देखो स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला गया, इसको हमने क्या बोला, मेल प्रो न्यूक्लियस, और यहाँ पर फीमेल का एक ओवम, इसको क्या बोला, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, और दोनों क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे, और एक सेल बनेगा जो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम का, यानी 2n होगा, और इसी सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चा, जाइगोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जाइगोट। ठीक है, फिर इसके आगे की बात इम्प्लांटेशन होगी तो हम अभी सीखेंगे। यस। अच्छा समझो, ठीक, समझो, कुछ ना रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, देखो स्लो ब्लॉक के लिए एक, एनसीईआरटी में नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी समझ लो, यहाँ पर ना रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, ZP3 रिसेप्टर्स, है ना। तो समझो होता क्या है कि ये रिसेप्टर क्या करते हैं, स्पर्म इनको पहचानता है ना, स्पर्म इनको पहचानता है, या ऐसा समझो, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का नाम सुना है आपने? नहीं सर। देखो फर्टिलाइजिन एक केमिकल है जो ओवम पे पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा, ओवम पे, और एक केमिकल है एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन ये कहाँ पे पाया जाएगा, स्पर्म पे, ठीक है। तो अगर कोई पूछ सकता है ना कि बच्चा डॉग के स्पर्म से ह्यूमन का रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होगा, तो क्या होगा रीजन, क्योंकि ह्यूमन के स्पर्म में क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन है, और हमारे ओवम क्या है, में क्या है, फर्टिलाइजिन है। जब ये आमने सामने आएंगे तो इंटरैक्ट करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, पहचान लिया जाएगा ये ह्यूमन का स्पर्म है या किसी और का स्पर्म है ना। यस। कॉपी करो, कॉपी करो। ड्रॉ कर लिया बच्चे? नो। ठीक, कर लो। हो गया सर। शेयरिंग आपने करा? यस सर डन। डन, चलो ये लिख लिया था, फर्स्ट पेज फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, बस एम्प्यूला में होता है, काम की बात है ना। और ये यस। भी आपके बुक में दिखाता हूँ। देखो समझो, रियलिटी में ना ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बहुत डिटेल टॉपिक है, ठीक है, बट एनसीईआरटी
इन सारी चीजों को बहुत कम में समझा रहा है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही समझेंगे। ठीक है, समझो। पेज नंबर 51 खोलो। ठीक है, ओपन योर बुक और पेज नंबर 51 ओपन करो ना। बच्चा आपके पास 2 मिनट है, आपको फर्टिलाइजेशन टॉपिक 51 पेज नंबर में दे रखा है, आपको रीड करना है। और मैंने आपको पॉलीस्पर्मी समझाई है। यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी पॉलीस्पर्मी वर्ड यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इसको समझा जरूर रहा है। तो कहाँ पर समझा रहा है आपको रीड करके बताना है। ठीक है, जल्दी से रीड करना शुरू करो। देखो बच्चे, मैं जल्दी से समझाता हूँ। देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पीनस इनटू द वजाइना। ठीक है, देखो यहाँ पर से सीमन क्या है, वजाइना में रिलीज होगा कॉपुलेशन के दौरान, है ना। उसके बाद देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, द मोटाइल स्पर्म विल स्विम रैपिडली पास थ्रू सर्विक्स एंटर इनटू द यूटेरस। ये देखो सर्विक्स से पास होते हुए कहाँ पे एंटर करेगा, यूट्रस में, एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एंड फाइनली कहाँ पर पहुंच जाएगा, एम्पुलरी रीजन पे, है ना। ठीक है, यस द सर। ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। ओवम को भी कहाँ पे ले आया गया है, एम्पुलरी रीजन में ले आया गया है ना, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। पहले एनसीईआरटी बोल रहा था फर्टिलाइजेशन हैपेंस एट एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, है ना, यहाँ पे। लेकिन एनसीईआरटी ने अपने आप को 2016 में करेक्ट करके बोल दिया एम्पुला में होता है। ठीक है, तो हम एम्पुला को बात करेंगे। अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो इसको सही कर लेना, एम्पुलरी रीजन। ठीक है, आगे देखो, fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously। देखो ये वाली बात हमने कर ली, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम क्या होगा, एक साथ लाए जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई ऑल कॉपुलेशन लीड नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, है ना। ठीक है, आगे देखो, अब फर्टिलाइजेशन का एनसीईआरटी डेफिनेशन दे रहा है, पहले ही समझा रखा है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। अब देखो पॉलीस्पर्मी की बात देखो, अब एनसीईआरटी यहाँ पे करना शुरू कर रहा है। देखो आगे देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर। अगले पेज में आते हैं, स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो स्पर्म है ना, क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कोरोना रेडिएटो को चीरते हुए कहाँ पे पहुंच गया, ज़ोना पेल्यूसिडा के लेयर के पास पहुंच गया, है ना, ऑफ द ओवम, एंड इंड्यूसेस चेंजेस। और यहाँ पर क्या है, कुछ चेंजेस लाया। कौन से चेंजेस, ठीक है, ये वाले, इंड्यूसेस सम चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द, क्या है, एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। इसकी वजह से दूसरे जो स्पर्म्स हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही पॉलीस्पर्मी एनसीईआरटी समझा रहा है। आगे समझो, मैंने यहाँ, अच्छा देखो, मैंने ये बोला था ना, स्पर्म को यहाँ कोरोना रेडिएटा को पहले आगे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, चिरता हुआ ज़ोना पेल्यूसिडा, फिर अंदर पहुंचेगा ओवम के पास, सेकेंडरी ओसाइट के पास, किसकी मदद से, एक्रोसोम। तो देखो अब एनसीईआरटी एक्रोसोम की बात कर रहा है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, देखो मैंने बोला ना एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, तो द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम्स हेल्प्स द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द ज़ोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आगे समझो। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीटेशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। देखो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि एक्रोसोम की मदद से स्पर्म कोरोना रेडिएटो को चीरते हुए, ज़ोना पेल्यूसिडा को चीरते हुए कहां पे पहुंच गया, अंदर साइटोप्लाज्म के पास पहुंच गया। किसकी मदद से, एक्रोमोसोम की वजह से। जैसे ही ज़ोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करेगा तो कुछ चेंजेस आएंगे, एंड दिस इंड्यूसेस द कंप्लीटेशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। कुछ चेंजेस आएंगे और क्या आएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और ओवम बन जाएगा। जैसे ही ओवम बनेगा तो ये देखो, ये मेल प्रोन्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों मिलकर जाइगोट बना लेंगे। और ये जो दूसरा वाला सेल था, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये तो बच्चा खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म ही नहीं है, छोटा सा नन्हा सा सेल है। कोई दिक्कत, नो। ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा है, इम्प्लांटेशन, है ना। ठीक,
कोई डिफाइन कर सकता है इम्प्लांटेशन? फर्स्ट डे बताया था इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन लेक्चर 1 में। attachment of fetus हाँ, अटैचमेंट ऑफ embryo to the uterine body. लेकिन उस समय मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट है ना, लेकिन मैंने बोला था आगे जाके समझाऊंगा, तो आज ब्लास्टोसिस्ट को समझाता हूँ, है ना। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो बोल दो, ठीक है, या फिर ब्लास्टोसिस्ट बोल दो टू द यूटेराइन वॉल, है ना, टू द यूटेराइन। ठीक, देखो अब बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। देखो क्या एक खूबसूरत सा छोटा सा स्पर्म पहुंचा है ना, और ये ओवम दोनों फर्टिलाइज करके, ठीक है, ठीक, तो क्या बनेगा बच्चा? जाइगोट। ठीक है, तो चलो मैं एक जाइगोट बना देता हूँ। ये देखो ये जाइगोट बन गया, है ना। एक काम की चीज ये है कि एनसीईआरटी कहीं पे नहीं बोल रहा है कि जोना पेलुसिडा की लेयर जो है वो डीजेनरेट होती है या नहीं होती है, लेकिन एनसीईआरटी डायग्राम में जरूर दिखा रहा है कि जोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है वो जाइगोट के ऊपर भी पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर जोना पेलुसिडा की लेयर बना देता हूँ, है ना। तो अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर इंटैक्ट है ना। अब समझो एक टर्म आता है क्लीवेज, है ना, एक टर्म आता है क्लीवेज, इसका मतलब जानते हो? ब्रेक। क्लीवेज का मतलब होता है क्या? बच्चों को लगता है कि ये हमारा खूबसूरत सा क्या रहा, एक सेकंड देखो, देखो समझो क्लीवेज का बच्चों को मतलब लगता है कि ये यूट्रस है, यहाँ पे फलोपियन ट्यूब, यहाँ पर जाइगोट बना है, तो ये जो जाइगोट यहाँ पर मूव कर रहा है इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? क्लीवेज बोल देते हैं, है ना। लेकिन क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस, क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस, जिसका मतलब अभी समझाता हूँ होता क्या है। ये क्या एक जाइगोट बन गया है ना, क्या इसमें माइटोसिस होगा? यस सर। लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस है ना, इसको माइटोसिस ना बोल के क्लीवेज बोलेंगे, क्योंकि बच्चा एक बात बताओ, ये एक सेल से नॉर्मल 2 सेल बनता है और वो आसपास में रहेगा तो वो जगह ज्यादा लेगा या नहीं लेगा, है ना। लेकिन समझो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की लेयर है, तो इसके पास जो भी सेल बनेंगे क्या इसी लेयर के अंदर उनको अरेंज करना पड़ेगा खुद को? यस सर। तो इस तरह के माइटोसिस का क्या नाम देते हैं? क्लीवेज। नहीं आई बात समझ में? क्लीवेज समझ में आ गया? माइटोसिस जोना पेलुसिडा के लेयर के अंदर। तो समझो अंदर कितने सेल बन जाएंगे बच्चे? 2 सेल बन जाएंगे। यस। ठीक है, चलो मैं 2 सेल ऐसे बना दिया, ठीक है। अभी भी जोना पेलुसिडा की लेयर इंटैक्ट, कोई दिक्कत? नो। ये रहा, मैं जोना पेलुसिडा की लेयर भी बना, है ना। आगे क्या होगा? चीजें आगे जाएंगी, फिर से क्लीवेज होगा, 2 से कितने सेल बनेंगे? 4। अभी इमेजिन करो सबके ऊपर जोना पेलुसिडा की लेयर है, ठीक है, मैं बार बार ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समझो एनसीईआरटी एक चीज बोल रहा है, 2 को जाइगोट बोला, 4 से क्या बनेंगे? 8, 8 से क्या बनेंगे? 16, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 16 सेल है। कितने सेल है? 16, है ना। तो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, ये 2 वाले को, 4 वाले को, 8 वाले को, 16 वाले को, 2 से लेकर 16 सेल्स के जो जाइगोट बने हैं ना, बेसिकली एम्ब्रियो जो बन रहे हैं, इनको एनसीईआरटी एक नाम दे रहा है। क्या नाम दे रहा है? ब्लास्टोमियर। क्या नाम दे रहा है बच्चा? ब्लास्टोमियर। तो क्या ये ब्लास्टोमियर है? हाँ, क्या ये ब्लास्टोमियर है? ये भी ब्लास्टोमियर है और ये भी ब्लास्टोमियर है, ठीक है। अच्छा एक खास चीज समझो, मोरिल्ला का नाम सुना है कभी? नहीं सुना? यस सर। सुना है। तो ये जो 8 to 16 ब्लास्टोमेयर है ना, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर है, इसका एक स्पेशल नाम भी है, और वो स्पेशल नाम क्या होगा? मॉड्यूला। यानी 2 भी ब्लास्टोमेयर, 4 भी ब्लास्टोमेयर, 8 भी ब्लास्टोमेयर, 16 भी ब्लास्टोमेयर, लेकिन 8 और 16 वाले का एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया, नया नाम दे दिया, मॉड्यूला, है ना। मॉड्यूला। और ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये 3rd डे में बनता है, 3rd डे। मॉड्यूला का फॉर्मेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 3rd डे के बाद, ठीक है। चलो
आगे बात करें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर कोई पूछे कि एम्ब्रियो जो है यूट्रस में कब एंटर करता है, ये अगर ये हमारा मान लो यहाँ पर एम्ब्रियो है, यहाँ यूट्रस में किस दिन एंटर करता है, बता सकते हो? ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फैक्ट वाली बातें हैं। 4th डे पे। कब? 4th डे। Fourth. ठीक है, अगर कोई पूछ ले यानी मॉड्यूला एंटर करता है या ब्लास्टोमेयर, तो ज्यादा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? Morula. Modula. ठीक है, अच्छा चलो समझो, आगे बात करते हैं। अब मैं किसकी ड्रॉ कर रहा हूँ? मॉड्यूलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? हम मॉड्यूलर, है ना? समझो, कितने सेल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, है ना? 16 सेल होते हैं और बाहर की तरफ क्या होगा हमारा? Zona pellucida. ठीक है, तो मैं जोना पेलुसिडा की लेयर बना दूं। ठीक है, अब देखो ये जो मॉड्यूला है ना, इसका ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये बेसिकली अपने आप को क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में, एक स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? ब्लास्टोसिस्ट। देखो ड्रॉ करना सीखो, सर्कल बना लो सेल की। ठीक है, फिर कुछ सेल्स यहाँ पे बना लो। ठीक, ये क्या बना रहा हूँ मैं, बताओ? Zona pellucida. अब समझो, ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये डिफरेंट है जो स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था? Yes, sir. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। कुछ नहीं हुआ बच्चे, यहाँ के जो सेल है ना बच्चे, ये जो सेल थे मॉड्यूला के, उन्होंने अरेंज कर लिया अपने आप को। देखो आउटर सेल में और इनर सेल में। नहीं आई बात समझ में? ये जो मॉड्यूला के सेल थे, या इनको ब्लास्टोमेयर के भी सेल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया आउटर लेयर और इनर लेयर में, है ना? तो आउटर लेयर को हम बहुत नाम लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, है ना? जी sir. ट्रोफोब्लास्ट। और इनर लेयर को एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? आईसीएम, इनर सेल मास। इनर सेल मास। लेकिन इसको ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, तो इसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि एम्ब्रियोब्लास्ट अगर इसको बोल रहे हैं, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन करेगा? एम्ब्रियोब्लास्ट करेगा। आगे बात समझ में? मेन एम्ब्रियो जो बनेगा वो कौन बनाएगा? एम्ब्रियोब्लास्ट। हाँ, इनर सेल मास। और ये हॉलो कैविटी दिख रही है, Yes, sir. इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कम से कम 4 से 5 बार, ब्लास्टोसिस्ट। और ये एनसीईआरटी में कहाँ पे दे रखा है? ये स्ट्रक्चर बता सकते हो? No, 52 days. पेज नंबर 52, डायग्राम नंबर फिगर नंबर 3.1 में 52. और डायग्राम नंबर जी, है ना? G. दिख गया आपको? Yes, sir. चलो, तो इस ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होगा? ये एम्ब्रियो बना रहा है, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? अटैचमेंट टू द यूटेराइन बॉडी। नहीं आ रही बात समझ? अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कैविटी है? ब्लास्टोसिल इज अ कैविटी ना बच्चा? Yes, sir. तो कैविटी में कुछ चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं। Yes, उसके sir. अंदर कुछ Yes. भरा होगा, है ना? कुछ फिल होगा। क्या चीज फिल होती है, बता सकते हो? क्या? ग्लाइकोजन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ग्लाइकोजन। कल क्या हमने बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था? Yes, sir. क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज आया था सेक्रेटरी फेज, है ना? Yes, sir. Luteal
मतलब कुछ ना कुछ, इसका दूसरा नाम था ल्यूटियल, तो मतलब कुछ ना Yes. कुछ सिक्रीशन हो रहा होगा। तो इसी फेज में जो चीज सिक्रीशन होती है ना, उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। और ये कौन सिक्रीट करता है? तो जो देखो 14th डे तक तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ऐसे, आवाज कट रही है? नो सर। ठीक है, No, सही है। sir. तो देखो 14th डे तक तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ऐसे इंक्रीज हो रही थी या नहीं हो रही थी? और 14th डे पे Yes, sir. ओव्यूलेशन हुआ था, है ना? और उसके बाद भी लाइनिंग क्या हो रही थी? कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही थी। लेकिन 14th डे के बाद क्या शुरू हो गया था? हमारा ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, है ना? तो यहाँ पर जी क्या हो सर। रहा था? सिक्रीशन हो रहा था। यहाँ पर फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या करने लगती है? चीजें सिक्रीट करने लगती है। क्या सिक्रीट करती है? ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। तो अब एक बात बताओ, क्या यूट्रस है और क्या यह एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है या नहीं है? Yes, sir. तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि मॉड्यूला ही क्या करेगा? एंटर करेगा, है ना बच्चा? Yes, यूट्रस sir. में अभी बताया ना। तो जैसे ही Yes, मॉड्यूला sir. यहाँ पर एंटर करेगा, तो यहाँ पर कौन सा फेज चल रहा होगा? सेक्रेटरी फेज चल रहा होगा या नहीं? तो यहाँ पर क्या ग्लाइकोजन की एंट्री होगी या नहीं होगी? तो ग्लाइकोजन कहाँ से आया, समझ जी में आया? सर। अच्छा, क्या बताओ, ये जो इनर मास सेल है, अभी तो कुछ प्लासेंटा वलासेंटा कुछ डेवलप हुआ नहीं है ना बच्चा? हाँ सर। तो इसको जी Yes, सर। sir. न्यूट्रिशन, इसको भी तो चाहिए ना डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन। तो ये ग्लाइकोजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ना। ग्लाइकोजन इज बेसिकली बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर ना। यस सर। तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करेगा या नहीं? तो समझ में आया ग्लाइकोजन का रोल? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? इम्प्लांटेशन करेगा ना, विल इम्प्लांट, है ना? तो किस डे पे इम्प्लांट करता है? तो 7th डे पे। 7th डे पे इम्प्लांटेशन होता है, याद रखना। 7th डे पे क्या होती है? चीजें इम्प्लांटेशन होती है। चलो कॉपी करो। अच्छा, एक बात बताओ, रुक जाओ, चलो मैं यहाँ बात करता हूँ, है ना? देखो एक बात बताओ बच्चा, जो ग्राफ याद है आपको? यस सर। याद नहीं है तो आप Yes. अपनी बुक खोल लो। तो ग्राफ में मैंने बताया था 14th डे के बाद LH का जो लेवल होता है, वो क्या होता है? बहुत ही डिक्रीज हो जाता है ना? Yes, sir. तो LH जो है उसका काम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, है ना? तो जो LH है, बेसिकली जो LH है वो क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ना? लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 14th डे के अंदर, 14 दिन तक, है ना, 14 डे तक ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है या नहीं खत्म हो जाता है? डीजनरेट हो यस। जाता है ना। लेकिन बेटा अभी तो प्रेगनेंसी हो गई ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या हमें कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सर। तो Yes, sir. कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला LH तो खत्म हो गया ना। तो अब कॉर्पस Yes, ल्यूटियम sir. को मेंटेन कौन करेगा? सोचो। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सोर्स ऑफ एनर्जी ना, वो कैसे मेंटेन कर लेगा? ये LH हार्मोन है। तो देखो एक नया हार्मोन रिलीज होगा, उस हार्मोन को नाम देंगे HCG। फुल फॉर्म अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है? क्या नाम देंगे? HCG। और ये मिमिक करेगा LH को। ये एम्स का क्वेश्चन है, मिमिक करेगा LH को, है ना? सी। अभी HCG के बारे में भी रीड करेंगे, है ना? ये वाली पॉइंट क्लियर है या नहीं है? ये बताओ पहले तो, ये जो मैं समझाना चाह रहा था। Yes, sir. पक्का? मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। LH क्या हो गया था 14th डे पे? ग्राफ में देखो LH क्या हो गया? बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? LH। बट LH तो खत्म हो गया, तो फिर LH की जगह कौन सा हार्मोन इसको मेंटेन करेगा? HCG। बस यही समझाना चाह रहा था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ देखो, ये देखो, समझो इस पॉइंट को ध्यान से नोट करना। देखो मैं क्या, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है या नहीं बच्चा? है ना? Yes, sir. और मैंने ट्रोफोब्लास्ट यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको कहाँ पे बनाया है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के बाहर या एकदम अंदर, यानी वो अंदर। एम्बेडेड हो जाएगा। बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएगा? एम्बेडेड हो जाएगा। कहाँ पर? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर, है ना? चलो अब ये कॉपी कर लो, और कॉपी हो जाए तो बोल दो, हो गया। पिछला स्लाइड दिखाना है क्या? नो सर। ये वाला कॉपी कर लिया था?
Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चलो जी sir. ठीक है, अब ये कॉपी Done, sir. अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला बच्चा कि ये जो ब्लास्टोस कॉमन क्वेश्चंस नहीं आते क्या आप लोगों के दिमाग में? अरे एक बात बताओ, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके ऊपर ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है ना? है ना? हाँ sir. तो ब्रेक होना होगा ना, ये तो असेलुलर लेयर है। तो 7th डे पर क्या होगा? इम्प्लांटेशन तो होगा, बट फर्स्ट क्या होना है? ज़ोना पेलुसिडा हैव टू ब्रेक। बट फर्स्ट ये लिख लो, ज़ोना पेलुसिडा हैव टू ब्रेक। तो ज़ोना पेलुसिडा कोई पूछे कब ब्रेक होता है, तो भाई ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ब्रेक होता है ना? Yes sir. ठीक, इसको लिख लो फिर आगे बात करते हैं। वो खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है सर. हाँ, देखो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डिटेल है। जैसे 7th to 8th डे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सिलेबस में नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। हाँ, खुद ही हो जाएगा, ऐसे समझो खुद ही हो जाएगा। Yes. एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उतना हमें डिटेल में नहीं जानते। ठीक है, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 52 खोलो, जल्दी से ओपन करो पेज नंबर 52। Yes. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ आपको ब्लास्टोमेर क्लीवेज के बारे में बता रखा है, यानी आपको इम्प्लांटेशन के बारे में बता रखा है। जल्दी से उसको रीड कर लो, देखो समझ में आ रही है ये चीज़ें। अच्छा बच्चों, बोर्ड में इम्प्लांटेशन पूछ लिया गया तो ये सारी कहानी लिख दोगे? कहानी तो है सब। Yes sir. ठीक, रीड कर लिया, देखो समझ में आ रही है चीजें सारी, एक एक लाइन एक एक वर्ड समझ में आनी चाहिए। कुछ डाउट है पूछो। No sir. नो सर। अच्छा, फिगर नंबर 3.11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको उसमें जो फिगर नंबर ए है वो किसको डिनोट कर रहा है? एनसीईआरटी उसको लेवल नहीं कर रहा है, उसको ओवम लिख लीजिएगा, वो ओवम को डिनोट कर रहा है। Over. ठीक है, Yes. फिगर नंबर बी किसको डिनोट कर रहा है? फर्टिलाइजेशन। फिगर नंबर बी डिनोट कर रहा है फर्टिलाइजेशन को, है ना? फिगर सी बताओ किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सी और डी क्लीवेज, हाँ, Blastome. ब्लास्टोमेयर एंड क्लीवेज, है ना? ई मॉड्यूला, एफ मॉड्यूला, है ना?
और G इज ब्लास्टोसिस्ट। Blasto. Oh yes. हाँ, ठीक है। अच्छा, एक फिगर दे रखा है उसमें ABCDEFGH, है ना, कहाँ पे कौन सी चीजें होंगी वो भी दे रखा है। देखो चीजें समझ में आ रही है, समझाऊं मैं? जो लार्ज सा डायग्राम दे रखा है यूट्रस ओवरी का। No sir. बच्चा देखो ए पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे ए जो Ovum. है ओवम। देखो फिर बी पे कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्पिलरी रीजन पे, है ना। फिर देखो सी Yes. क्या है आपके, ब्लास्टोमेयर, ई Cleavage हो रहा ब्लास्टोमेयर, है। है ना। हाँ, Yes. मॉड्यूला बन गया, ठीक है, एफ जी सारे मॉड्यूल हैं, और एच का क्या हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो रहा है। जो सारी चीजें समझाई थी उसी को स्टेप वाइज अलग अलग दिखा रखा है। अब क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, चलो। तो अपना अगला टॉपिक क्या है अपन लोग, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। बहुत आसान। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, स्टार्ट करें। Yes. Yes. चलो देखो, क्या इम्प्लांटेशन हो गया? Yes. Yes. अब हम इम्प्लांटेशन के आगे की बात करेंगे ना, ठीक है, जो Yes. 9th में। तो इम्प्लांटेशन के बाद ना, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, ये देखो, ये मान लो एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ तो उसके बाद ना एक चीज बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं क्रोयोनिक विलाई, ठीक है। कॉरियोनिक स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दिया है ना, कॉरियोनिक विलाई, ठीक है। यस, चलो मैं सही कर देता हूँ। बता सकते हो क्या होता है? CHORIONIC. अरे बच्चा वो तो मैं समझ गया, होता क्या है ये स्ट्रक्चर, स्पेलिंग नहीं Yes. पूछ रहा हूँ। They're like projections only. अच्छा, तो इसके बारे में मैं बता दूं, इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अरे सोचो तो, ये आपका ये बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो अटैच करने के लिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाए तो मजा आ जाए ना, किस क्लिंग Yes. करने के लिए, किसी चीज को क्लिंग करना है टिश्यू से, तो क्या होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो क्लिंग करने में मजा आएगा ना, Yes. मतलब आसानी होगी, मजा क्या आएगा। देखो, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ पर बनेगा ये बताओ, क्या ट्रोफोब्लास्ट पे बनेगा या नहीं, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ही क्या कर रहा था, अटैच हो रहा था ना बच्चा, Yes. Yes. Sir. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट देखो, जैसे ही ये क्लिंग करेगा ना, समझो मान लो ये यूट्रस की वॉल है, ये ट्रोफोब्लास्ट था, ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले, जैसे ही ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल के क्लिंग कर गए, तो ये जो यूट्रस के टिश्यू है ना, ये इसको कवर कर लेंगे, ताकि और अच्छे से क्या हो जाए, बॉन्ड सा बन जाए, चिपक जाए, क्लिंग हो जाए। नहीं आई बात समझ में? Yes. तो सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, है ना, अरे टिश्यू है तो उसके अंदर ब्लड भी तो होगा ना, Yes. मैटरनल ब्लड, कोई दिक्कत? कोरियोनिक विलाई समझ में आया? ठीक। अब समझो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से। तो कोई बता सकता है प्लासेंटा होता क्या है और कब बनता है? व्हाट इज प्लासेंटा एंड विल बी फॉर्म? देखो समझो कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीजें हैं। 3 महीने के बाद बनेगा। कब बनेगा? आफ्टर 3 3 मंथ्स। months. आफ्टर 3 मंथ्स। तो अगर एक बात बताओ, प्लासेंटा का जो भी फंक्शन है, अगर ये 3 मंथ के बाद बन रहा है, तो उसके फंक्शन को 3 मंथ तक कौन कर रहा होगा पूरा? ये होमवर्क है, आपको पता करके लाना है, ठीक है। प्लासेंटा से पहले कौन करता है, ठीक है। तो ये जो प्लासेंटा है बच्चे, ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ आता है। एक होता है कोरियोनिक विलाई, ठीक है, विलाई, और दूसरा होता है यूटेराइन टिश्यू, ठीक है। बेसिकली ये कोरियोनिक विलाई था और इसके ऊपर यूटेराइन टिश्यू कवर कर लिया था। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके ना आपको क्या बना देंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। एनसीईआरटी यूजिंग द वर्ड इंटीग्रेटेड टुगेदर, है ना। तो जब दोनों मिलके इंटीग्रेट हो जाएंगे तो आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोलेंगे।
अब यहाँ से इसके फंक्शन की बात कर लें, क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या रोल होता है, बताओ। अरे बेबी डेवलप हो रही है, और हाँ, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए ना, तो सप्लाई ऑफ, Yes, sir. क्या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा सप्लाई ऑफ क्या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, है ना। दूसरा क्या होगा, क्या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अरे बेबी में क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा, है ना, तो उसको निकालने के लिए प्लासेंटा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें, ये 2 पॉइंट में बच्चों वाले पॉइंट है। no, sir. No, sir. अच्छा एक बात बताओ, मान बिल्कुल भी प्लासेंटा ऐसा नहीं दिखता है और बिल्कुल भी फीटस ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन मान लो ये प्लासेंटा है ना, और यहाँ कहीं पे फीटस की ग्रोथ हो रही है ना, तो प्लासेंटा, यहाँ पर एक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। Yes. ठीक है, तो नोट डालो और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कॉपी करते जाओ। ठीक है, देखो मान लो बच्चा, यहाँ पर मान लो क्या है हमारा, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये प्लासेंटा है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली चीज है उसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, यही क्या है हमारा, अम्बिलिकल कॉर्ड। आगे बात समझो, इसका काम क्या होगा, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना, यानी एम्ब्रियो, यहाँ से कोई चीज एम्ब्रियो तक पहुंचाना और एम्ब्रियो से कोई वेस्ट मटेरियल बाहर तक पहुंचाना, है ना। कॉपी कर लिया। Yes, sir. ठीक है, अच्छा प्लासेंटा की छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी लेकिन इंपॉर्टेंट। जो प्लासेंटा है ना, बेसिकली एक टिश्यू है, और ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू। अगर एंडोक्राइन टिश्यू बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा होगा, है ना, तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। पहले हार्मोन है HCG, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो। दूर दूर तक एनसीईआरटी इनके फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, तो हम बात नहीं करेंगे, बट हमने एससीजी का तो फंक्शन देख ही लिया, अभी देखा ना, एलएस को मिमिक करता है ना। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, लैक्टोजन की जरूरत होगी ना, HPL, लैक्टोजन मम्मा के डेवलपमेंट से, मिल्क से रिलेटेड है ना, तो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है ऐसे सोच लो, तो बेबी को फर्दर क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, तो भाई बस HPL ऐसे याद करना, ठीक है। तो HPL क्या हो जाएगा, ह्यूमन, पी से प्लासेंटा बढ़ रहे हैं तो प्लासेंटल लैक्टोजन, है ना। ठीक है, अच्छा क्या एक बात बताओ, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये तो कॉमन है ना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा समझो, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना क्या क्या हार्मोन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो प्लासेंटा वाले ये सारे हार्मोन रिलीज होंगे, है ना, उसके अलावा ओवरी का नाम सुना है कभी, पिछले 4-5 लेक्चर से ये देख रहे हैं। yes. तो ओवरी ना एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है रिलैक्सिन, क्या नाम है, रिलैक्सिन। Relaxing. रिलैक्सिन क्या करेगा, बहुत सारे पेन होता है ना फीमेल को, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, है ना, तो अचानक से, तो उस पेन से फाइट करने में रिलैक्सिन मदद करता है, नाम में ही काम है ना, रिलैक्सेशन, तो ये रिलैक्सिन ओवरी सेक्रेट करता है, तो ये नीट में पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया, ठीक है। Yes. तो एनसीईआरटी लाइन बोल रहा है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन विमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके बोर्ड्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। चौथा कोई हार्मोन दे देगा और पूछेगा कौन से प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो।
देखो समझो, प्रेगनेंसी के दौरान ना ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब का सिक्रीशन फीमेल के बॉडी में ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। रीजन बता सकते हो? रीजन बता सकते हो? बिकॉज दीज हॉर्मोन्स, मैं लिख भी देता हूँ, कॉपी भी कर लो आप लोग, हॉर्मोन्स आर एसेंशियल अरे समझो, एक बात बताओ, देखो प्रेगनेंसी के वक्त में क्या हो रहा है, एक तो फीटस का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? तो ये जो हॉर्मोन्स हैं बेसिकली पहला फंक्शन क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, फीटल ग्रोथ, है ना? फीटल ग्रोथ के लिए जरूरी है। एक बात बताओ, क्या मदर के बॉडी में, हर ह्यूमन के बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं जिसको एक कॉमन टर्म दे देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो क्या मदर के बॉडी का मेटाबॉलिज्म पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा या नहीं? यस। तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये हार्मोन उसको काउंटर करते हैं ना, काउंटर बैक करते हैं, तो मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, ठीक है? और प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करना है 9 महीने तक, है ना? तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत? नो। अच्छा, इनर सेल मास जो था, फाइनली इनर सेल जो मास था वो 3 लेयर बनाएंगे। कौन कौन से लेयर होते हैं? जर्म लेयर बोलते हैं जिनको, एक्टोडर्म, नाम सुना है? एक्टोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म, ठीक है? एंडोडर्म सबसे अंदर वाला लेयर होता है और बीच में जो होता है वो मेसोडर्म, है ना? मेसोडर्म से क्या हमारा हार्ट का सिस्टम बनता है, हार्ट इज अ मेसोडर्मल ओरिजिन। एंडोडर्म क्या बनाता है हमारा, जैसे जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना? और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह, है ना? और एक्टोडर्म क्या बनाता है हमारा, नर्वस सिस्टम वगैरह। स्किन, नर्वस, यस। वैसे एनसीईआरटी में दे नहीं रखा था, बट एक एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, ठीक? कॉपी कर लो। हो गया? चलो आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, 9 गेस्टेशन, है ना? देखो बहुत आसानी से मैं एक चार्ट सा बना रहा हूँ। देखो 3 ट्राइमेस्टर होता है, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? अरे 9 मंथ को, 9 मंथ है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको ट्राइमेस्टर बोलेंगे, है ना? तो ये 1 2 3, ठीक है? उसके बाद 4 5 6 मंथ, है ना? उसके बाद 7 8। देखो फर्स्ट मंथ में ना हार्ट डेवलप करता है, फर्स्ट मंथ में क्या डेवलप करेगा, हार्ट। तो फर्स्ट साइन क्या है, अगर कोई पूछ ले मेडिकल एंट्रेंस में, फर्स्ट साइन क्या है, तो हार्ट बीट, है ना? स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं ना हार्ट बीट को, ठीक है? सेकेंड मंथ में क्या होता है, हमारा लिम्स एंड डिजिट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं, है ना? और जो थर्ड मंथ में ना मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि लिम वगैरह भी डेवलप हो गया, है ना? और एनसीईआरटी सेइंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना? तो आपको फर्स्ट मंथ में हार्ट, सेकंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट, और थर्ड मंथ में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड लिम्स। उसके बाद फोर्थ मंथ में एनसीईआरटी कुछ नहीं बता रहा, हम एनसीईआरटी को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं।
5th मंथ में एनसीईआरटी बोल रहा है फर्स्ट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ ले फर्स्ट मूवमेंट कब होती है तो 5th मंथ में फीटस का फर्स्ट मूवमेंट हमें दिख जाता है ना। और दूसरी बात 5th मंथ में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, जो सर पे ना बाल आने लगते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। No, sir. और 6 मंथ की बात करें तो बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, बॉडी इज कवर्ड विथ अच्छा बच्चा, ये जब भी मैं यूज करूँ ना इसका मतलब क्या होगा, विथ। अब से मैं विथ नहीं लिखूंगा, और ये जब भी यूज करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, विच। कोई दिक्कत। No, sir. No, sir. अच्छा, आपको सारी टॉपिक समझ में आती है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ ना आ रहा हो? No, sir. कोई सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो बच्चे? देखो, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, वो पूरे बॉडी पे 6 मंथ में क्या होने लगेंगे, फाइन हेयर्स आने लगेंगे, जो आईलिड्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और बस, और आई लैशेस का फॉर्मेशन। जल्दी से ये कॉपी कर लो और आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, पार्चुरेशन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर जो ट्विंस होता है वो कैसे होता है? मुझे मानना, अभी तक सोच रहा था ये अभी तक क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं गया, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है, सर ट्विंस बता दो रिप्रोडक्शन में, है ना। देखो समझो, देखो ट्विंस कितने तरह के होते हैं, ये कॉपी कर लिया पहले। देखो ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक आइडेंटिकल जिसको बोलते हैं Yes. मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल, और दूसरे क्या होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जिसको डाइजाइगोटिक No, बोलते हैं, डाइजाइगोटिक। there is a बेसिकली क्या होता है, जब 8 ब्लास्टोमेर बना ना, 8 ब्लास्टोमेर जब बनता है तो जाइगोट वहां पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो एक पूरा अलग एम्ब्री बना लेगा, एक पूरा अलग एम्ब्री बनाएगा, तो इस तरह के ट्विंस अगर बनेंगे तो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाएंगे, ठीक है। और डाइजाइगोटिक में क्या है, मान लो फीमेल की जो बॉडी है उसमें कुछ दिक्कत चल रही है और दोनों ओवम्स, ओवरी से ओवम रिलीज हो गया, तो स्पर्म की तो कमी नहीं है, यहाँ पे भी स्पर्म फ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी, तो दो अलग अलग तरह के बेबी ट्विंस पैदा होंगे जो दिखने में अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत। No, sir. हाँ, 8 ब्लास्टोमेर के बाद बता देता हूँ, 8 ब्लास्टोमेर के बाद अगर डिवाइड होंगे तो कभी सुना है चिपके हुए बच्चे पैदा हो जाते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस, है ना, तो हाँ 8, सर। हाँ तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्जॉइंट ट्विंस पैदा होंगे, कि फिर वो चिपके हुए रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए 8 ब्लास्टोमेर से पहले अगर डिवाइड हो गए तो क्या है भैया, दो अलग अलग अच्छे हेल्दी ट्विंस पैदा होंगे, 8 के बाद कॉन्जॉइंट ट्विंस पैदा होंगे। Yes.